हेलो माय हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं मायरा स्टडी पॉइंट। और आज से मैंने स्टार्ट की है संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़, जो कि मुख्यतः यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है। लेकिन इसमें जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे हमारे लक्ष्मीकांत, जो कि संविधान की बहुत ही जानी मानी बुक है, कि पहले चैप्टर को, जिसका नाम है संविधान सभा का गठन। और ये जो है ये लक्ष्मीकांत के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको मैंने खुद ही नोट्स किया है और कोशिश की है कि मैं इन्हें याद करने के लिए बहुत ही सरल और इजी बना सकूं और आप के लिए प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए, नोट्स आपके पास बहुत होंगे, नोट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट जो कि आपके दिमाग में उस चीज़ को स्टेबल कर सके नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ वॉच माय चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में कहीं कुछ कमी है तो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड प्लीज़ हेल्प मी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ और भी लोगों का भला और अच्छा कर सकें, और लोगों की तैयारी को और भी इनहेंस और प्रैक्टिकल बना सकें, और भी लोगों को रेगुलेट कर सकें। और जो मेरे भाई बहन, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग पर डे एक रेगुलरिटी नहीं दे पा रहे हैं अपनी स्टडी को, तो उनको हम अपनी क्लासेस के माध्यम से एक रेगुलरिटी भी देना चाहते हैं और एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिससे कि आपको खुद म खुद लगे कि नहीं, आज मैंने अपना पढ़ाई नहीं की है तो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं अपने चैनल की ओर, अपने चैप्टर की ओर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला पॉइंट, जो कि है पृष्ठभूमि, मतलब संविधान सभा का गठन का इतिहास। कि संविधान सभा का गठन जब हमने किया है तो उसके पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से प्रारूप आए, कौन कौन से मिशन आए, और किन किन लोगों ने भरसक प्रयास किया कि हमारे संविधान सभा का गठन हो सके। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध से ही हमें ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसका वर्चस्व जो है वो इंडिया में होने वाला है, और उसने कहीं ना कहीं अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद से धीरे 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 ऐसी परिस्थितियां बनती गई, और हमारे जो राजा महाराजा थे, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे घटते गए कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने हमारे ऊपर हुकूमत कर ली। और इसी के तहत जब हम पूरी तरह से उनके गुलाम बन चुके थे, तो सन 1934 में उस गुलाम भारत ने, एक तरह से उस ब्रिटिश भारत ने, 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, कि उन्हें लगा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। और 1935 में जब उन्होंने विचार रखा तो 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हमारी सबसे बड़ी पार्टी, तो उसने पहली बार संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से मान कर दिया कि हाँ, हमारा खुद का एक संविधान सभा होना चाहिए। और 1938 में इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो मांग थी कि संविधान सभा होनी चाहिए और हमें अपनी संविधान सभा का गठन खुद करना चाहिए, तो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इस बात की घोषणा कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उनकी इस बात को इतना ज़्यादा सम्मान मिला कि इस प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानने लगे, और 1940 में इसी प्रस्ताव को हमने अगस्त प्रस्ताव के नाम से कहना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू कर दिया। नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, सैद्धांतिक मतलब ऑन पेपर, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और उनका खुद का एक संविधान बने। तो इसी क्रम में 1942 में क्रिप्स, ब्रिटिश वहाँ इंग्लैंड से जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य
सदस्य एक संविधान सभा को गठित करने का प्रारूप लेके आए कि आप संविधान सभा जो अपनी बनाना चाहते हैं वो इस तरह की ही बना सकते हैं। लेकिन जो प्रारूप वो लेकर आए थी उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि भारत का विभाजन हो जाए और वो 2 प्रांतों में भट बँट जाए, और जब 2 प्रांतों में बँट जाएगा तो कहीं न कहीं उन दोनों प्रांतों की अलग-अलग संविधान सभाओं का निर्माण होगा। लेकिन मुस्लिम लीग की इस माँग से, शर्त से कोई भी सहमत नहीं था, और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उन्होंने इस मांग को बिल्कुल पूर्णतः ठुकरा दिया कैबिनेट मिशन ने, कि आप जो चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो और अलग-अलग संविधान सभा बने, तो ये संभव नहीं है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन भी अपना एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो उस प्रस्ताव में कहीं न कहीं मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट कर दिया था कि हाँ, हम इस प्रस्ताव से संतुष्ट हैं, और जब वो संतुष्ट हो गए तो उसी क्रम में हमने आगे संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी और आगे हमने उस पर अपना काम बढ़ाया। अब इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताया है उसको संक्षेप में एक पढ़ना और उसको मेमोराइज करना कि किस सन में क्या हुआ है, क्योंकि सन जो है वो बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। तो उसको करने के लिए मैंने एक संक्षेप में थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे 34 में एक विचार आया, उस विचार को आधिकारिक किया 1935 में। 1938 में वयस्क मताधिकार जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, और 1940 में इसी को हमने अगस्त प्रस्ताव के नाम से मंजूर कर दिया। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही बड़े नेता थे, उनकी बात को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दी, और क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के लगभग सभी नागरिकों के मतलब विश्वास जीत चुकी थी, और उस समय पे गुलाम भारत के जो लोग थे वो यही चाहते थे कि जो हुकूमत हो वो हमारे अपने लोगों की हो, और ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को समझ चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का विवाद या किसी भी तरह का घटना हो। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, और उसके बावजूद भी उन्होंने 1942 में ये एक प्रयास किया कि शायद हमारी को मंजूरी मिल जाए, मगर मुस्लिम लीग ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा के गठन को प्रस्ताव मिला, और इस तरह से नवंबर 1946 में संविधान सभा के गठन का कार्य जो है वो लगभग प्रारंभ हो गया। तो कैबिनेट मिशन की सलाह पर हमने नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया। अब इसके आगे देखिए, मैंने जो नोट्स दिए हैं वो लगभग टू द पॉइंट है, क्योंकि इसके पहले मुझे सिर्फ एक स्टोरी और एक भूमिका बनानी थी ताकि आपको आगे के पॉइंट जो है वो समझ में आए। तो जब संविधान सभा के गठन का प्रारूप मंजूर हो गया तो आज़ादी के समय, उस समय पर हमारी जो भारत की जनसंख्या थी वो सिर्फ 40 करोड़ थी, और उस समय पर जो 10 लाख पर सिर्फ एक व्यक्ति का निर्वाचन होता था। तो 400 सीटें थी, 400 सीटों में से 389 ही सीटों का निर्वाचन होना था, और उन 389 में लगभग 292 सीटें जो थी वो निर्वाचन उनका होना था, जो कि अंग्रेज भारत, जो हमारा ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिशर्स का शासन जिन राज्यों पर था उनके द्वारा, और 93 जो थी वो मनोनीत थी, मनोनीत देसी रियासतें, मतलब अपने हिसाब से ये भेज थी, इनका निर्वाचन नहीं होना था। और जो 4 थी वो चीफ कमिश्नरीज थी, जैसे कि आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और जो देसी रियासतें थी वो केवल टैक्स पे करती थी, बाकी उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल उन पर चलते थे, उनके खुद के अपने रूल थे, उनकी खुद की अपनी रियासत थी। तो भारत में उस समय पे 2 तरह का शासन चलता था, जब की हम बात कर रहे हैं 1946 में, जब हम 47 में आज़ाद हुए हैं उसके जस्ट पहले की बात है कि एक अंग्रेज भारत था, ब्रिटिश का शासन, जहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश रूल चलते थे, और एक थी देसी रियासतें जहाँ पर जो केवल ब्रिटिशर्स को टैक्स तो देते थे लेकिन वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते थे। तो
इनके बीच में अब अंग्रेजों के समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको हम चीफ कमिश्नरीज मतलब कहते थे और उस समय पे इनकी संख्या 4 थी। तो आप समझते हैं कि चीफ कमिश्नरीज या केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे राज्य जो डायरेक्ट मतलब जिन पर केंद्र का हस्तक्षेप होता है और उनके नियम, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे डायरेक्ट केंद्र सरकार ही सॉल्व करती है। तो उस समय पर जो 4 कमिश्नरीज थी वो थी ABCD, मतलब A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, C फॉर कुर्ग जो कि कर्नाटक में है और D फॉर दिल्ली जो कि आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस समय पे जो हमारा भारत था उसमें 3 तरह के संप्रदाय होते थे, जो कि एक थे मुस्लिम वर्ग, एक था सिख वर्ग और एक था सामान्य, जिसमें बाकी सभी जातियां आती थी। और जो बड़ी पार्टियां थी हमारे भारत में वो थी एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। इनके अलावा बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां थी लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होंगी। और जो मेन बड़ी पार्टियां थी वो यही थी। तो जब हमने संविधान सभा का गठन करना था तो उसके लिए प्रस्ताव नवंबर में मंजूर हो गया। तो नवंबर में प्रस्ताव मंजूर होते ही हमने 9 दिसंबर 1946 को क्या किया, हमने पहली बैठक की और उस पहली बैठक में जहां पर 389 लोगों का निर्वाचन होना था, 389 सीटों पर क्या कहते चुनाव होना था, तो 389 में से 15 महिलाएं थी जिनमें 207 प्रेजेंट हुई और 9 महिलाएं क्या कहते हैं प्रेजेंट हुई, मतलब जिनमें 15 महिलाएं थी जिनमें 207 प्रेजेंट थी और 9 महिलाएं एब्सेंट थी। और मुस्लिम लीग ने के जो 73 मेंबर्स थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की उससे कुछ हद तक तो सहमत थे प्रस्ताव से, लेकिन ज्यादा सहमत नहीं थे। और जो देसी रियासतें थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो असमंजस में थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि हम इस निर्वाचन में भाग लें और इस मतलब नए भारत के साथ में रहें या फिर हम पुराने ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही चले। तो उस समय जब पहली बैठक हुई तो उस उनके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी, मतलब सबसे अधिक उम्र के ये अध्यक्ष बने हैं। और दूसरी बैठक की हमने एक दिन छोड़ के 9 के 10 को छोड़ के 11 तारीख को ही, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते थे, हमें जो भी काम करना था बहुत ही जल्दी करना था। तो 11 दिसंबर 1946 को हमने अपनी दूसरी बैठक की और उसमें हमने अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो उद्देश्य प्रस्ताव वहां पर पेश किया गया, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, जो कि हमारे प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया हमने 22 जनवरी 1947 को। तो लगभग 1 महीने 10 दिन बाद हमने अपने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बहुत थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। ऐसा B.R. अम्बेडकर जी का कहना है कि जो संविधान की आत्मा है वो है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमारे पूरे संविधान का सार दिया हुआ है कि हमारा संविधान कैसा होगा और उसका एक बहुत ही जो समरी होती है, जो हम पाठ की समरी को पढ़ के समझ जाते हैं, तो वो हमारी प्रस्तावना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान सभा के गठन से पहले हमने एक प्रारूप समिति का गठन किया जो कि उसका प्रारूप बनाती कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। और प्रारूप समिति में उस समय 7 सदस्य मतलब निर्वाचित किए गए, नियुक्त किए गए। और इन 7 लोगों की जिम्मेदारी थी कि आपको संविधान हमारा कैसा होना चाहिए उसका प्रारूप तैयार करना है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो अब इसमें मुझे हमें एक की पॉइंट जानना चाहिए कि मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं KV राव को, और संविधान का जनक, संविधान के जनक भी हम बोलते हैं KV राव को।
इसमें विशेष ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत ही महान हस्ती हैं, उनके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, और वो जो पश्चिम बंगाल की सीट से उस समय पर ये निर्वाचित हुए थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग की हेल्प से इन्हें वो सीट मिली थी। और संविधान सभा के ये सदस्य तो नहीं थे उस समय पर जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ, क्योंकि ये जहाँ पश्चिम बंगाल की सीट से थे वो विभाजन के बाद में एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था, और इनकी सीट जो है वो बांग्लादेश में जा चुकी थी। तो इस तरह से हम जानते हैं अपने 3 बड़े नेताओं को, जो कि बी.एन. राव, जो कि विदाउट पे, मतलब बिना किसी भी पेमेंट के ये पूरे संविधान सभा के गठन में कार्य कर रहे थे। उसके बाद आए राजेंद्र प्रसाद, जो कि अध्यक्ष थे। उसके बाद आए बी.जी. खेर, जो कि मुंबई के थे, और एम.आर. जयकर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में फिर प्रारूप तैयार किया गया। बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया, और कुल जो है 11 अधिवेशन हुए। जब हमें संविधान बनाना था तो उसके 11 अधिवेशन +1 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को आंशिक रूप से उसमें लागू कर दिया था। और हमें अपने संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तैयार किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और 15 अनुच्छेद जो है इसमें पारित हुए, और कुल 395 अनुच्छेद थे। मतलब कुल आज भी 395 अनुच्छेद है, उनमें से 15 को हमने पारित कर दिया था। और 284 लोगों ने हमारे संविधान पर उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में साइन किया था। और हैंडराइटिंग नंदलाल बोस ने उसकी आउटलाइनिंग डेकोरेशन की थी। अगर आपने संविधान की बुक देखी होगी तो उसमें बहुत ही सुंदर सी आउटलाइनिंग है। और जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखा गया था वो थी प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हमारे संविधान की जो बुक है उसको किसके, मतलब उनकी में जो राइटिंग है वो किसने लिखी है, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा द्वारा लिखी गई है। और उस समय जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो है बी.एन. राव। उस समय कुल 13 समितियां थी, और जिनमें से 2 तो हम पढ़ चुके, एक प्रारूप समिति और एक सलाहकार समिति। और अब हम संविधान प्रस्तावना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो, मतलब हमें थॉट कहाँ से आया, तो वो थॉट आया हमें अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा मतलब कैसे हो, क्या हो, तो वो थॉट हमें आया ऑस्ट्रेलिया से, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसी तरह से प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया था। और इसी दिन हमने इस बात का प्रण लिया था, रावी नदी के किनारे हमने ये प्रण लिया था कि हम जब भी अपना संविधान लागू करेंगे तो वो तारीख 26 जनवरी ही होगी। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो जाने के बावजूद भी हमने इसको पारित 26 जनवरी 1950 को किया, अपने संविधान को पारित किया। और आपको पता है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो उनको जब संविधान सभा के गठन की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ब्रिटिशर से चाहते थे कि कोई एक ऐसा आप पढ़ा लिखा व्यक्ति दीजिए जो हमारे संविधान सभा के गठन में कुछ हेल्प कर सके। तो वहाँ पर उस समय इंग्लैंड के ही उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला कि आपके भारत में खुद ही इतना ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति है कि आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम रिकमेंड किया कि आप उनसे, मतलब उनके जो डिग्रियां हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो सोच है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो आप उनकी हेल्प लीजिए। और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनके हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया। और उसी संविधान को, जो कि उस परिस्थिति में तैयार किया गया था, आज भी वो संविधान हमारा उसी रूप में चल रहा है। और तत्कालीन परिस्थितियों में अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी जान है, जो उसका नींव है, वो आज भी बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये था हमारा संविधान का पहला चैप्टर, और यह संविधान सभा का गठन। और
यहाँ पर जो मेरे नोट्स हैं वो नोट्स में आपको लगभग सभी कुछ मिल रहा होगा। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि इसी तरह से हम डेली कॉन्स्टिट्यूशन की को पढ़ते रहेंगे साथ में। और इस ये मेरा संविधान का पहला वीडियो है, तो इसके रिस्पॉन्स के आधार पर मैं डिसाइड करूंगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस को आगे रन करना है या फिर मैं करंट अफेयर्स को ही आगे रन करूं। तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।